वेलकम टू CS प्रोफेशनल गाइस एंड दिस इज योर ओरिएंटेशन क्लास। जी हाँ, आज का सेशन में मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, कल से पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वाला सेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आज का सेशन जो है ना, ओरिएंटेशन सेशन है। ये आपका आने वाला 600 क्लासेस जो आप करने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली 600 क्लासेस जो आप लोग करने वाले हैं, किस तरीके से करना चाहिए, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, किस ऑर्डर में आपको क्लासेस करने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, वो सब आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं ये ओरिएंटेशन क्लास में। तो मेक श्योर कि ये वाला क्लास जो है ना, आप पक्का से देखें। 100% आपको ये वाला क्लास देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका ओरिएंटेशन क्लास मेरे से ऑलरेडी किया हुआ है ये वाला, तो फिर ऑब्वियस बात है आप इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका ओरिएंटेशन क्लास नहीं किया हुआ है, तो हाउ टू गो अबाउट ऑल द 9 पेपर्स ऑफ CS प्रोफेशनल, दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। बहुत बच्चों को अभी तक CS प्रोफेशनल का सिलेबस भी नहीं पता रहता है, तो ओरिएंटेशन क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक साथ कितना सब्जेक्ट उठाएं? क्या 9 का 9 साथ में उठा ले क्या? बिल्कुल नहीं। तो कितना उठाना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, जो एक मॉड्यूल दे रहा है उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, जो 2 मॉड्यूल दे रहा है वो उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, और जो 3 मॉड्यूल साथ में दे रहा है उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। पहला बात मैं आपको बता दूं, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप सारा मॉड्यूल साथ में दें, ऑल 3 मॉड्यूल साथ में दें। इसके कई कारण है। पहला कारण ये कि अगर आप तीनों मॉड्यूल साथ में दे रहे हैं तभी ऑल इंडिया रैंक आ सकता है, नहीं तो ऑल इंडिया रैंक नहीं आ सकता। आप अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आप भी क्या बात करते हैं सर, ऑल इंडिया रैंक सर हम बच्चों का कहां से आएगा? सर बेटा क्यों नहीं आएगा बेटा, CS प्रोफेशनल में आप MEPL के गाइडेंस में है। अगर आप हमारा गाइडेंस फॉलो करेंगे, पूरा का पूरा ICSI मैट कवरेज होगा, पूरा आपको नोट्स कॉपी में लिखवाया जाएगा। अगर आप हमारा गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो आपका ऑल इंडिया रैंक निश्चित है। लास्ट 3 टर्म से आप देख लीजिए, भयानक मतलब मैक्सिमम ऑल इंडिया रैंक प्रोफेशनल लेवल पर हमारे यहीं से। क्यों? क्योंकि वो बच्चे गाइडेंस फॉलो करते हैं। और दूसरा रीजन, तीनों मॉड्यूल साथ में देते हैं। तीनों मॉड्यूल साथ में दोगे तो ही रैंक आएगा, एक एक करके दोगे तो रैंक नहीं देगा इंस्टीट्यूट। दूसरा कारण तीनों मॉड्यूल साथ में देने का, सेट ऑफ का बेनिफिट रहता है। सेट ऑफ का बेनिफिट मतलब, जैसे मॉड्यूल 1 में आप देख रहे हैं तीनों मॉड्यूल में 3 पेपर्स ईच आते हैं, तो मॉड्यूल 1 में आपको ना ग्रुप टोटल 150 लाना पड़ेगा। जी हाँ, मॉड्यूल 1 में ग्रुप टोटल 300 में से 150 लाना पड़ेगा। ग्रुप टोटल 150 लाएंगे तो ही पास करेंगे। वैसे मॉड्यूल 2 में 150, वैसे ही मॉड्यूल 3 में 150। मान लो आपने तीनों मॉड्यूल साथ में दिया, आपका मॉड्यूल 1 में, दोस्तों मॉड्यूल 1 में आपका 150 की जगह 130 आया, 130। ठीक है, मॉड्यूल 2 में आपका 140 आया। मॉड्यूल 1 में 130, मॉड्यूल 2 में 140, मॉड्यूल 3 में लेकिन आपका 180 आ गया। जो आपका 30 मार्क्स शॉर्ट हुआ था ना, मॉड्यूल 1 में 20 नंबर कम, मॉड्यूल 2 में 10 नंबर कम, मॉड्यूल 3 में आपका 180 आ गया। अब तीनों मॉड्यूल पास घोषित कर दिए जाएंगे, ऑल 3 मॉड्यूल्स पास्ड एट वन सिंगल शॉट। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। तीसरा कारण तीनों मॉड्यूल साथ में देने का ये है कि बहुत सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। जैसे मॉड्यूल 3 में ये वाला सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, मॉड्यूल 3 में, दोस्तों मॉड्यूल 3 में ये वाला सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, मॉड्यूल 3 में मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। मॉड्यूल 3 में जो पेपर है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, इसका मतलब क्या होता है पता है? मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी का कि जो आप पिछले 7 पेपर में पढ़े हैं, वो 7 पेपर से कोई भी केस स्टडी हम लोग यहां पर दे सकते हैं, कोई भी चैप्टर का। तो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी समझ में आ रहा है? मिक्सचर है, चनाचूर है। तो ये पेपर देने के लिए आपको ऑब्वियस पता है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप मॉड्यूल 3 का ये वाला पेपर दे सकेंगे। वैसे ही इलेक्टिव पेपर, मैं आपको बता दूं, ज्यादा ज्ञान मत लगाइएगा, इलेक्टिव पेपर में आप इंसॉल्वेंसी वाला ही पेपर लीजिएगा। इलेक्टिव पेपर में आप इंसॉल्वेंसी वाला पेपर लीजिएगा। ये पेपर लेने से क्या होगा, आपका 80% प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि 80% पेपर जो है ना इंसॉल्वेंसी वाला, वो यहां पर आप पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। तो आपका इंसॉल्वेंसी वाला पेपर जो 80% अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मॉड्यूल 2 का पेपर नंबर 5, मॉड्यूल 2 का पेपर नंबर 5 से मॉड्यूल 3 का पेपर नंबर 9 जो इलेक्टिव है इंसॉल्वेंसी वाला, 80% आपका ऑटोमेटिकली जो है बेटा कंप्लीट हो जाएगा। 80% आपका ऑटोमेटिकली दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, फटाफट बताओ क्लियर है, क्लियर है ना? क्लियर है ना बेटा? यस सब बहुत बढ़िया से क्लियर है सर। तो और कोई ज्ञान ही मत लगाना बेटा, मॉड्यूल 3 में आंख बंद करके इंसॉल्वेंसी वाला पेपर। ICSI को ना ये सब स्कीम के बारे में पता चल गया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ICSI ने जो नया वाला सिलेबस लाया है ना, देखो आपका ये जो अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस है,
ये जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है बिल्कुल 2024 तक चलेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। 2024-2025 तक चलेगा। बट आपको तो पता है ना, न्यू सिलेबस 2023 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, न्यू सिलेबस 2023 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। और जो न्यू सिलेबस 2023 लाया गया उसमें 9 के जगह 7 पेपर कर दिए गए हैं, 7 पेपर्स। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, क्योंकि जो रिपीटेटिव वाला पेपर था ना उसको डिलीट कर दिया गया। जैसे ये जो इंसॉल्वेंसी वाला पेपर था इसको डिलीट कर दिया गया। टैक्स का पेपर जो था ना, यहां से एडवांस टैक्स लॉ का जो पेपर है बेटा, ये जो एडवांस टैक्स लॉ का पेपर है बेटा, इसको भी डिलीट कर दिया गया, ऑप्शनल में भेज दिया गया। मतलब आपको टैक्स जो है ना कंपलसरी वाले पेपर के रूप में नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। आपको जो टैक्स है वो कंपलसरी वाले पेपर के रूप में नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको टैक्स जो है इलेक्टिव में डाल दिया गया। तो बहुत सारे इलेक्टिव पेपर है, उसमें टैक्स भी इलेक्टिव है। न्यू सिलेबस 2023 का अगर बात करें, अब जिसको इलेक्टिव में टैक्स पसंद है वो टैक्स लेगा। हालांकि मैं अगर स्टूडेंट व्यू पॉइंट से बात करूं तो इलेक्टिव आपको ऐसा पेपर लेना चाहिए जो थोड़ा सा लाइट हो, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा आपको कम एफर्ट में ज्यादा नंबर मिल जाए। और बहुत सारे और भी इलेक्टिव पेपर हैं, ठीक है, जैसे आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और डिमांडिंग अभी मार्केट आईपीआर का। तो प्रेफरेबली जो स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट रहता है वो इलेक्टिव पेपर में टैक्स के प्रति नहीं जाएगा। यार कौन मतलब आ बेल मुझे मार वाला बात करेगा, ठीक है, तो प्रेफरेबली उन लोग आईपीआर वगैरह वाला पेपर लेगा। बट वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपका जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो मैं बता रहा था तीनों मॉड्यूल साथ में देने का एडवांटेज क्या है? तीनों मॉड्यूल साथ में देने का एडवांटेज है ऑल इंडिया रैंक। दूसरा एडवांटेज है ग्रुप टोटल में सेट ऑफ करके पास हो जाना। तीसरा एडवांटेज है कि बहुत सारे कॉमन पेपर्स हैं। अब तुम सोचो, अगर तुम मॉड्यूल 2 एक टर्म में दोगे, मॉड्यूल 3 दूसरा टर्म में दोगे, तो तुम वो 80% कॉमन का तो बेनिफिट ले नहीं सकोगे ना, तुम तो भूल जाओगे एज अ स्टूडेंट, तुमको तो फिर से सारी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 अलग अलग दे रहे हैं तो दिक्कत क्या होगा? पेपर 5 और पेपर 9 इलेक्टिव पेपर का आप बेनिफिट नहीं ले सकेंगे, आपको पूरे पढ़ना पड़ेगा 2 बार, जबकि कॉमन पोर्शन है। नेक्स्ट, बहुत सारे, अगेन मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे पेपर में जो है ना कॉमन पोर्शन है। अब जैसे मॉड्यूल 1 का जो पेपर 1 है, मॉड्यूल 1 का जो पेपर 1 है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स। मॉड्यूल 2 का जो पेपर है सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। कम से कम 20% पोर्शन से, 20% पोर्शन से। मॉड्यूल 1 का जीआरएमसी एंड मॉड्यूल 2 का एसएससी एमडीडी। पेपर 1 एंड पेपर नंबर 4 में भी कुछ पोर्शन, कुछ चैप्टर सेम है। ऐसे ही पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 7 में भी एक आध चैप्टर सेम है। तो बहुत सारे कॉमन चैप्टर्स जो है ना वो आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इसीलिए बेटा इसीलिए बेटा इट इज ऑलवेज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप तीनों मॉड्यूल साथ में दें। मैं आपको एक राज का बात बताता हूं। सबको पता है आईसीएसआई 25 ऑल इंडिया रैंक निकालता है, 25 ऑल इंडिया रैंक, टॉप 25। जब से सीएस प्रोफेशनल आया है इस सिलेबस के अंदर आज तक एक ऐसा टर्म नहीं आया जब आईसीएसआई 25 ऑल इंडिया रैंक दिया हो। पूछो क्यों? क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि भाई रैंक उसी को मिलेगा जिसका 55% आ रहा है, और लोगों का 55% भी नहीं आता। 10 से 15 लोग ही ऐसे होते हैं जो 55% स्कोर करते हैं तो उनको रैंक दे दिया जाता है। तो सोचो प्रोफेशनल लेवल पर रैंक लाना कितना आसान है। तो अब आप पूछेंगे सर मेजोरिटी लोग का रैंक क्यों नहीं आता? क्योंकि मेजोरिटी लोग जो है ना तीनों मॉड्यूल साथ में देने का हिम्मत ही नहीं करते, और जो हिम्मत करते हैं तीनों मॉड्यूल देने का बहुत कम बच्चे हैं जो तीनों मॉड्यूल साथ में देने का हिम्मत करते हैं, उन लोग का ऑल इंडिया रैंक आ जाता है। तो अगर आपको मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा है, आप तीनों मॉड्यूल साथ में दीजिए। मैं आपको जो है गारंटी देता हूं कि आप मेरे गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, आप पास छोड़िए, आपका ऑल इंडिया रैंक है। अपने पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपने ऑल इंडिया रैंक के लिए पढ़ रहे हैं। ये लास्ट मौका है दोस्तों, सीएस प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक ला करके
अमर हो जाने का इंस्टीट्यूट के इतिहास में कि आप भी एक रैंक होल्डर है। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, सो गिव एवरीथिंग दैट यू हैव। एंड प्रोफेशनल वाले बच्चे जो रहते हैं ना, मैं बहुत जो है ना उनके साथ सेफ महसूस करता हूं। क्यों मैं उनके साथ सेफ महसूस करता हूं? क्योंकि तुम एग्जीक्यूटिव क्लियर करके आए हो, गधे तो हो नहीं तुम, ये बात गारंटी है। तुम इंटेलिजेंट हो। एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट पता है, जब एग्जीक्यूटिव पास कर रहे हो रिजल्ट पता होगा ना, 5% रहता है। तो 5% बच्चों में मैं तुम्हारे ऊपर दाव लगाने के लिए रेडी हूं, मैं तुम्हारे ऊपर बाजी लगाने के लिए रेडी हूं कि तुम सीएस बन जाओगे। जो एक एक मॉड्यूल करके देगा, हो सकता है 3 टर्म बाद बने, 1.5 साल बाद बने। जो थोड़ा पैनिक करके 6 महीना और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, वो और 6 महीना पकड़ लो, 2 साल बाद बने। जो तीनों मॉड्यूल साथ में देगा वो 1 साल बाद सीएस बन जाएगा। मैं तुम्हारे ऊपर गारंटी और बाजी लगाने के लिए रेडी हूं कि सीएस से तुम बनोगे, क्योंकि तुम एग्जीक्यूटिव क्लियर करके आए हो। तो सीएस से तुम बन करके रहोगे। तो बेटर रहेगा तीनों मॉड्यूल साथ में देना। ये तो हो गया भाई तीनों मॉड्यूल साथ में देने के फायदे। अब तीनों मॉड्यूल किनको साथ में नहीं देना चाहिए वो भी सुन लो। जो ऑलरेडी जॉब में घुस पड़े हैं, या फिर जिनका ऑलरेडी मान लो फैमिली कमिटमेंट्स है कुछ, ठीक है, मतलब उनका ना 7-8 घंटा जो है ना कोई दूसरा काम में जाता है जो स्टडी से रिलेटेड नहीं, स्टडी से रिलेटेड नहीं है, उस काम में तुम्हारा 7-8 घंटा अगर जा रहा है तो फिर तीनों मॉड्यूल तुम्हारा बस का बात नहीं। जबरदस्ती पंगा मत लेना, आराम से 1 या 2 मॉड्यूल करके दो। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि पहले कौन सा मॉड्यूल देना चाहिए, ठीक है, अगर आप 3 नहीं दे सक रहे हो तो टारगेट रखो कम से कम 2 मॉड्यूल दो, बट 3 हो ही दो यार, तीनों ही दो, तभी ऑल इंडिया रैंक आएगा मेरे भाई। बट वर्स्ट टू वर्स्ट केस में जैसे मैंने आपको बताया 7-8 घंटा आपका कोई दूसरा ड्यूटी में जा रहा है जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो 2 मॉड्यूल का कोशिश करो। और 2 मॉड्यूल क्या होना चाहिए? वो 2 मॉड्यूल क्या होना चाहिए? मॉड्यूल 2 तो पक्का होना चाहिए। मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एक मॉड्यूल देने का सोच रहा है वो भी मॉड्यूल 2 तो पक्का। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मॉड्यूल 2 में ये तीनों जो है ना प्रॉपर लॉ के पेपर है। मॉड्यूल 2 में ये जो पेपर 4, 5, 6 है, ये प्रॉपर तीनों लॉ के एग्जॉस्टिव पेपर्स है। ये तीनों अगर तुम कर लिया तो तुम्हारा जितना भी कॉमन चैप्टर्स है ना, फिर वो तुमको कभी हर्ट नहीं करेगा। तुम्हारा सारा कॉमन चैप्टर, इंटर रिलेटेड चैप्टर मॉड्यूल 2 में हो जाएगा। तो पेपर 4, 5, 6 तीनों एग्जॉस्टिवली लॉ के पेपर्स हैं, ये आपको मॉड्यूल 2 देना चाहिए। और जो 2 मॉड्यूल देने का सोच रहे हैं वो मॉड्यूल 2 के साथ या तो मॉड 1 या मॉड 3 दोनों में से कुछ भी उठा सकते हैं, चलेगा। चलेगा, बेटर रहेगा मॉड 3 उठाना, बेटर रहेगा मॉड्यूल 3 उठाना। क्यों? क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया पेपर नंबर 5 मॉड्यूल 2 का जो पेपर नंबर 5 है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला, और मॉड्यूल 3 में जो आपका इलेक्टिव पेपर इंसॉल्वेंसी वाला 80% सिलेबस सेम है इंसॉल्वेंसी वाला का, इलेक्टिव वाला का। तो क्लियर कट अगर हम आपको डिसीजन दे, बेटर रहेगा तीनों मॉड्यूल साथ में देना। अगर आपका ऑलरेडी एक कमिटमेंट है 7-8 घंटे का, तो आप 2 मॉड्यूल अगर देने का सोच रहे हैं तो मॉड्यूल 2 और 3 साथ में दीजिए, 1 बाद में दीजिए। और अगर आप सिंगल मॉड्यूल देने का सोचा तो पहले मॉड्यूल 2 का तैयारी करें, पहले मॉड्यूल 2 का। ठीक है सर, मक्खन की तरह क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर आपको सिलेबस के बारे में बताऊं तो अपना मॉड्यूल 1 जो है ना, सब मॉड्यूल में 3-3 पेपर है, इसमें से मॉड्यूल 1 के जो 3 पेपर हैं वो कुछ इस प्रकार है। मॉड्यूल 1 के जो 3 पेपर, पहला पेपर है आपका गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं GRMCE। GRMC का फुल फॉर्म हो गया गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स। इसमें आपको एवरीथिंग अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिखाया जाता है। आपको तो पता है ICSI का विजन और मिशन ही है रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। ICSI का विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स व्हिच कैन फैसिलिटेट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो पूरा पेपर में आपको गवर्नेंस के बारे में सिखाया जाता है, रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है। आजकल जितना भी फ्रॉड्स होता है वो फ्रॉड्स क्यों होता है? क्योंकि फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया गया, पहले से रिस्क को कंट्रोल नहीं किया गया। IL&FS फियास्को हुआ, ICICI बैंक में चंदा कोचर जी ने फ्रॉड किया, ऐसा एलिगेशन है, केस चल रहा है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स ठीक नहीं थे। तो रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स क्या होने चाहिए वो आपको यहां पर सिखाया जाएगा। कंप्लायंस, भाई कंप्लायंस मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी का और काम ही क्या है? कंपनी लोग को कंप्लायंस करवाना, लॉ का कंप्लायंस करवाना, तो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। एंड एथिक्स, आज के अनएथिकल वर्ल्ड में एथिक्स कैसे मेंटेन किया जाए वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो ये पूरा पेपर गवर्नेंस से रिलेटेड है एंड रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाए उससे रिलेटेड है। मॉड्यूल 1 का जो सेकंड पेपर है बेटा, मॉड्यूल 1 का सेकंड पेपर वो आपका टैक्स है, एडवांस टैक्स लॉस, ठीक है, वो आपका टैक्स का पेपर। मॉड्यूल 1 का जो थर्ड पेपर है, वन ऑफ माय फेवरेट पेपर्स, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। मतलब ऐसा कोई ड्राफ्ट नहीं रहेगा दुनिया का, ऐसा कोई ड्राफ्टिंग नहीं रहेगा जो तुमको नहीं आएगा। सारा का सारा जो है ना तुमको ICSI ड्राफ्टिंग यहां पर सिखाएगा।
और प्लीडिंग, प्लीड करना भाई, कोर्ट्स में तो प्लीड करना है, ट्राइब्यूनल में तो प्लीड करना है, कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी करेगा, बिल्कुल करेगा। अपीयर करना इन फ्रंट ऑफ वेरियस अथॉरिटी, चाहे वो इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल हो, चाहे एनसीएलटी हो। company secretaries are authorized, company secretaries are permitted to appear before various tribunals and authorities. So what should be the dress code, what should be the etiquettes, and how should we appear before the various tribunals and authority, वो तुमको इस पेपर में सीखने मिलेगा। और ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना, मिनट्स बनाना, नोटिस कैसे ड्राफ्ट करते हैं, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। बहुत सारे जो अच्छे अच्छे कंपनी सेक्रेटरी रहते हैं ना, जैसे तुम लोग जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव पास कर लियो, तो जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट लोग रहते हैं ना, उन लोग अभी से टेंशन में आ जाते हैं, यार सीएस एग्जीक्यूटिव तो पास कर लिया, लेकिन ना एसबीसी में थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग सीखा था, उतना बढ़िया से ड्राफ्टिंग नहीं आता यार। एमओए और एओए कैसे बनाएंगे यार? कल को अगर मान लो हम लोग किसी बड़े कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बन गए, जो कि बनोगे, तो यार अगर कल को डायरेक्टर बोल दिया नोटिस बनाओ तो कैसे बनाएंगे यार? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, मिनट्स बनाने बोल दिया तो कैसे बनाएंगे? वो सब आपको यहां पर सीखने मिलेगा ड्राफ्टिंग में। कल को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्टिंग दे दिया तो कैसे बनाएंगे? कल को अगर कोई सेल डीड, ठीक है, सेल डीड बनाने बोल दिया कि जमीन बेच रहे हैं, जमीन का सेल डीड बनाओ तो कैसे बनाएंगे? अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने बोल दिया, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट बनाने बोल दिया कि शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट बनाओ तो कैसे बनाएंगे? वो सब आपको ड्राफ्टिंग के पेपर में सीखने मिलेगा। कल को कोई फॉरेन कोलैबोरेशन हो गया तो फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट कैसे बनाएंगे, वो भी आपको यहां पर सीखने मिलेगा। पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट एग्रीमेंट्स, असाइनमेंट ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट, वो भी आपको यहां पर सीखने मिलेगा। तो जबरदस्त जबरदस्त यहां पर आपको, मतलब सारे ड्राफ्टिंग आपको, सारे प्रकार के ड्राफ्टिंग आपको यहां पर सीखने मिलेंगे दोस्तों। तो ये मॉड्यूल 1 का 3 पेपर है, और वैसा मॉड्यूल 1 का जो 3 पेपर आपको दिखाई दे रहा है गवर्नेंस लॉ का पेपर हो गया, ड्राफ्टिंग जो है आपका लॉ ही बोलेगे उसको, और ये हो गया टैक्स का। मॉड्यूल 2 का अगर हम लोग बात करें, मॉड्यूल 2 में तीनों एग्जॉस्टिव लॉ के पेपर है। एसएसीएमडीडी, एसएसीएमडीडी यानी प्यार से बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी का स्टैट्यूटरी फंक्शन क्या है? कंपनी सेक्रेटरी का स्टैट्यूटरी फंक्शन है, स्टैट्यूटरी फंक्शन सेक्रेटरियल ऑडिट करना। कोई मेरे को बता सकता है सेक्रेटरियल ऑडिट का सेक्शन नंबर? चैट बॉक्स में लिख करके बताओ सेक्रेटरियल ऑडिट का सेक्शन नंबर क्या है। अरे बेशर्मो, चैट बॉक्स में लिख करके बता दो सेक्रेटरियल ऑडिट का सेक्शन नंबर। अपना स्टैट्यूटरी फंक्शन नहीं जानोगे तो कैसे होगा? व्हाट इज योर स्टैट्यूटरी फंक्शन? टू कंडक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट। आज और कोई तो सेक्रेटरियल ऑडिट कर ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ सीएसएन प्रैक्टिस कर सकता है अंडर सेक्शन 204। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। तो सेक्रेटरियल ऑडिट खाली सेक्शन 204 तुम पढ़ रखे हो किस किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। अब यहां पर तुमको सेक्रेटरियल ऑडिट में सेक्रेटरियल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सिखाए जाएंगे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे भी होते हैं, हाँ। एक कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरियल ऑडिट जब करेगा तो क्या क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड उसको फॉलो करना है, तो सेक्रेटरियल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपको सिखाए जाएंगे। कंप्लायंस मैनेजमेंट अगेन कॉमन पोर्शन हो गया थोड़ा सा कंप्लायंस वाला, पेपर 1 एंड पेपर नंबर 4 में। एंड ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस अब क्या होता है? मान लो से फॉर एग्जांपल रिलायंस बिग बाजार को टेक ओवर करना चाहता है, फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर करना चाहता है। वो तो बर्बाद कर दी है रिलायंस, बट जब रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर करना चाहा था, रिलायंस जब फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर करना चाहता, आप किसी भी कंपनी को ऐसे ही टेक ओवर कर लेंगे क्या? हाँ, उसका ड्यू डिलिजेंस करेंगे। ड्यू डिलिजेंस मतलब डिटेल में चेकिंग करेंगे। मर्जर अमलगमेशन टेक ओवर करने के पहले वो कंपनी टेक ओवर करने के लायक है भी कि नहीं, वो कंपनी टेक ओवर करने के लायक है कि नहीं, उसका ड्यू डिलिजेंस होता है। कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी करेगा। कि कहीं हिडन नॉन कंप्लायंसेस तो नहीं है, जो टारगेट कंपनी हमारा टारगेट कंपनी इसको हम लोग टेक ओवर करने का सोच रहे हैं, कहीं उसमें हिडन नॉन कंप्लायंसेस तो नहीं है, घपलाबाजी तो नहीं है। और अगर ढूंढ लिए ना हिडन नॉन कंप्लायंसेस, जो कि सीएस को उसी का पैसा मिलेगा, सीएस को उसी का पैसा मिलेगा कि जा भाई टारगेट जो अक्वायरर है, मान लो रिलायंस अक्वायरर है, वो कंपनी सेक्रेटरी लोग को अपॉइंट करेगा, ड्यू डिलिजेंस टीम बनाएगा, और फ्यूचर ग्रुप को अगर वो टेक ओवर करना चाह रहे हैं तो फ्यूचर ग्रुप में भेजेगा ड्यू डिलिजेंस टीम को अपना, टू फाइंड आउट एक्सपोज द हिडन नॉन कंप्लायंसेस। और हमारा काम ही रहेगा टू फाइंड आउट द हिडन नॉन कंप्लायंसेस। कुछ तो ढूंढना पड़ेगा बॉस, नहीं तो फिर लालच है तुम्हारे ऊपर। और जितना हम लोग नॉन कंप्लायंसेस ढूंढेंगे, रिलायंस का बार्गेनिंग पावर उतना इंप्रूव होगा। फ्यूचर ग्रुप अगर पहले 10,000 करोड़ का मांग किया होगा, तो हम लोग जितना नॉन कंप्लायंसेस ढूंढेंगे वो बोली उतना कम होते जाएगा। क्लियर है सर? तो सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, सोच रहे हो तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हम लोग फीस कितना लेंगे? 2-4 करोड़ लेंगे, बट रिलायंस का हम लोग बार्गेनिंग पोजीशन इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इतना सारा नॉन कंप्लायंस ढूंढ करके, कि उसको 10,000 करोड़ का सौदा हम लोग 7-8 हजार करोड़ में कमा देंगे, 1,000-2,000 करोड़ कम में करवा सकते हैं। तो ये इसलिए ड्यू डिलिजेंस सब्जेक्ट तुमको पढ़ाया जाता है।
फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। जैसा कि आपको जो जो सब्जेक्ट के टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं वही आपको पढ़ना है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। एग्जीक्यूटिव में तो वाइंडिंग अप लिमिटेड था, सिर्फ एक क्लास में वाइंडिंग अप या 2 क्लास में वाइंडिंग अप हो जाता था। अभी यहां पर आपको वाइंडिंग अप के सारे प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे, मतलब वाइंडिंग अप अकेला 7-8 क्लास लगेगा। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव में जो एसबीसी में नन्ना सा जान पढ़ लिया था उतना नहीं, पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर पेपर नंबर 6, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, देखो कंपनी लॉ जो है ना, पेपर नंबर 4 में भी कंपनी लॉ है, पेपर 5 में भी कंपनी लॉ है, पेपर 6 में भी कंपनी लॉ है। ये मत सोचना कि कंपनी लॉ आपको अलग से नहीं पढ़ना है। आपको कंपनी लॉ अलग से कोई एक पेपर नहीं है, इसका ही मतलब नहीं है कि कंपनी लॉ अलग से नहीं पढ़ना है। कंपनी लॉ का सारा प्रोविजन आपको जानना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट का सारा प्रोविजन जानना पड़ेगा, तभी आपका पेपर 4, 5, 6 अच्छा जाएगा, तभी आपका पेपर नंबर 3 अच्छा जाएगा। तुमको क्या लग रहा है, जो ड्राफ्टिंग है 100 नंबर का पूरा प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें 70 नंबर का थ्योरी आएगा, 30 से 40 नंबर का ही केवल प्रैक्टिकल आएगा। मैक्सिमम 30 मार्क्स का ड्राफ्टिंग आएगा, प्रैक्टिकल 70 नंबर का थ्योरी आएगा कंपनीज एक्ट का। तो कंपनीज एक्ट तो आपको अपने फिंगर टिप्स पर रखना ही पड़ेगा। खासकर मॉड्यूल 2 में तो पूरा ही कंपनीज एक्ट भरा हुआ है पेपर 4, 5, 6 में। अब अगर मान लो कंपनी में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो आपको पेपर नंबर 6 में बताया जाएगा। आपका काम खाली डिस्प्यूट को पहचानना नहीं है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू शुड बी एबल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। तो कैसे आप डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे वो पेपर नंबर 6 में आपको बताया जाएगा। फिर बेटा, और मैं आपको एक बता दूं, आइसिंग ऑन द केक क्या है। आइसिंग ऑन द केक ये है कि जिन लोग भी हमारे यहां पर मॉड्यूल 2 के सारे पेपर लेते हैं, इनफैक्ट सारे बच्चे सारे ही मॉड्यूल लेते हैं, बट खास करके जो बच्चा मॉड्यूल 2 लेगा उसको कंपनी लॉ का पूरा मेरा कंपनी लॉ का लेटेस्ट वाला रिकॉर्डिंग फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। पूरा 470 सेक्शन का, द कंपनीज एक्ट 2013 का 470 सेक्शन का कंपनी लॉ का आपको रिकॉर्डिंग मुफ्त में मिल जाता है मॉड्यूल 2 के साथ। मॉड्यूल 3 का अगर हम लोग बात करें तो मॉड्यूल 3 में सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है पेपर नंबर 7, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। लिस्टिंग कहां होगा लिस्टिंग? बाथरूम में नहीं ना, स्टॉक एक्सचेंज में। तो कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें कॉर्पोरेट फंडिंग 60 नंबर का है और लिस्टिंग वाला पोर्शन 40 नंबर का है। अब एक कंपनी अपने आप को फंड कैसे करेगा? सर कंपनी अपने आप को फंड करेगा सर या तो बोरोइंग करके या शेयर इशू करके। तो कॉर्पोरेट फंडिंग कैसे होता है? बोरोइंग करके, शेयर इशू करके। अब शेयर इशू का अगर बात होगा तो आईसीडीआर रेगुलेशन पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको समझ लो, आप जो एसएलसीएम पेपर पढ़े थे ना एग्जीक्यूटिव में, सीएस एग्जीक्यूटिव में एसएलसीएम पेपर पढ़े थे ना, 60% पोर्शन कॉमन है। एसएलसीएम जो आप पढ़े थे 50 से 60% पोर्शन कॉमन है। बट चिंता मत करो, जब हम लोग पेपर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा का पूरा सीएस प्रोफेशनल का ही आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है वहां से पढ़ेंगे। लगभग 450 पन्ना का मैट है, 450 पेजेस का है। चप्पा चप्पा अपने पढ़ते हैं, सारी सब्जेक्ट अपने आईसीएसआई के मॉड्यूल से ही पढ़ते हैं और फिर आपको हर एक सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स यानी कॉपी बनवा दिया जाता है। आपका क्लास खत्म होते होते हर सब्जेक्ट का 2 से 3 मोटा मोटा कॉपी बन जाएगा। आपको बस वही पढ़ करके चले जाना और आपका ऑल इंडिया रैंक है गारंटी के साथ। जो हम लोग पहला पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, किस ऑर्डर में स्टार्ट करने वाले हैं हम आपको बताएंगे। वो फंडिंग एंड लिस्टिंग ही स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फंडिंग एंड लिस्टिंग। मेरा क्या अप्रोच रहता है पेपर को लेकर के और आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक बार ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फंडिंग एंड लिस्टिंग आपका समझ लो एसएलसीएम वाला जैसा पेपर था ना उसी टाइप का, ठीक है। यहां पर आपको इंटरनेशनल लिस्टिंग भी है, खाली नेशनल लिस्टिंग नहीं, इंटरनेशनल लिस्टिंग। मान लो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना है, कैसे होगा वो भी आप यहां पर पढ़ेंगे। फिर आता है पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 9। ये दोनों ओपन बुक पेपर है। सर बुक खोल करके लिखना है? जी हाँ, बुक खोल करके लिखना है। सर खाली इंस्टीट्यूट का बुक खोलना अलाउड है कि हमें अपना रिसोर्सेज भी ले जाना अलाउड है? अपना रिसोर्सेज भी ले जाना अलाउड है, इंस्टीट्यूट का बुक भी ले जाना अलाउड है। मतलब इंस्टीट्यूट तुम्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है, भाई बुक खोल करके लिख, जो खोल करके लिखना है तुम खोल करके लिख। दिल दिमाग किताब सब कुछ ओपन है। तो पेपर 8 एंड पेपर नंबर 9 दोनों ओपन बुक पेपर है। पेपर नंबर 8 मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी है, चनाचूर केस स्टडी आएगा, मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी। पेपर नंबर 9 इलेक्टिव पेपर है। हम लोग के इंस्टीट्यूट में हम लोग इलेक्टिव पेपर इंसॉल्वेंसी वाला पेपर ही पढ़ाते हैं। ये पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 9 जो है, इट विल बी टेकन केयर बाय सीएस मोहित शॉ सर, जो कि लास्ट
10 साल से एमईपीएल के साथ एसोसिएटेड है एंड ही इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ ओपन बुक पेपर। वो और कोई पेपर नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ बुक खोल करके कैसे आंसर लिखा जाता है, वो भी एक कला है, वो भी एक कला है, आसान नहीं है भाई। तो पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 9 ओपन बुक कैसे क्रैक किया जाता है, पेपर 8 एंड पेपर नंबर 9 मोस्ट सर पढ़ाते हैं। एडवांस टैक्स लॉ हमारे यहाँ पर जो टैक्स के बेहतरीन फैकल्टी है वो पढ़ाते हैं। एंड रिमेनिंग जो है लॉ के पेपर, जैसे जीआरएमसी हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, मॉड्यूल 2 तीनों लॉ का पेपर, एंड मॉड्यूल 3 में एक पेपर कॉर्पोरेट फंडिंग, वो मैं पढ़ाता हूँ। जी जान लगा करके, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा कुछ भी जो है ना आपको नहीं समझ में आए, ऐसा कभी होगा नहीं। खाली गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन को शिद्दत के साथ फॉलो करते जाना, भरोसे के साथ। क्लियर है सर? तो दोस्तों ये हो गया आपका 9 पेपर का बात। अब आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगा, बट होना नहीं चाहिए। ये 9 पेपर जो है ना, इसको अभी हमको कॉपी में लिखवाने वाले हैं। ये 9 सब्जेक्ट का नाम लिखने से भी जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। आपको एक साथ कितना सब्जेक्ट लेना चाहिए, फिर मैं वो आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, ठीक है? तो लिख लीजिए सबसे पहले तो अपना सिलेबस तीनों मॉड्यूल का, थोड़ा फास्ट लिख लो बेशर्मो, कल से तो फिर पढ़ाई चालू होने वाला है, मौका नहीं मिलेगा। सर एक साथ कितना सब्जेक्ट पढ़े सर, वो बताइए ना सर। लाइव एट होम कितने क्लास, सब बताया जाएगा बेटा, पहले लिखो तो सही। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मॉड्यूल 1 का जो पेपर बना है आपका, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एंड एथिक्स। आज पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, बढ़िया, कल तक ठीक हो जाएगा। गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एंड एथिक्स, प्यार से इस पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, GRMCE। एडवांस टैक्स लॉ आपका पेपर नंबर 2 है, प्यार से इसको हम लोग कुछ नहीं बोलते। पेपर नंबर 3 आपका ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस, प्यार से इसको हम लोग ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ड्राफ्टिंग का पेपर। मॉड्यूल 2 में जो आपका पेपर नंबर 4 है, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। प्यार से इसको बोलते हैं SACMDD। सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग,
इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। प्यार से इसको सीआरआई बोलते हैं, सीआरआई, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी। पेपर 5 क्या है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। प्यार से इसको सीआरआई बोलते हैं। पेपर नंबर 6 आपका रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। प्यार से इसको आरसीडी बोलेंगे, आरसीडी, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, आरसीडी का पेपर, पेपर नंबर 6। डन 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 डन। पेपर नंबर 7, जैसे मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। प्यार से इसको फंडिंग बोलते हैं, फंडिंग का पेपर, फंडिंग का पेपर। पेपर नंबर 8 है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। प्यार से इसको एमसीएस बोलते हैं, एमडीसीएस भी बोल सकते हो, एमसीएस भी बोल सकते हो। पेपर नंबर 9 आपका इलेक्टिव पेपर है। इलेक्टिव में कौन सा लेना चाहिए? इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी। राइट, इज इट डन? क्लियर है सर? अब मैं आपको बता दूं, हम लोग आईसीएसआई का पूरा मॉड्यूल कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सीधा के सीधा इंस्टीट्यूट का मैट से आपको डायरेक्टली पढ़ाएंगे, फिर कॉपी में भी नोट्स लिखवाएंगे। मेरे भी मैट है, जिसको थोड़ा और समराइज वे में चाहिए वो मेरा मैट भी रेफर कर सकता है, जिसके पास कम समय हो। बट रेगुलर बैच में पूरा का पूरा अपने आईसीएसआई मैट को फॉलो करते हैं और फिर उसका नोट्स भी हम बना देते हैं। अच्छा, मेरा आपको हर सब्जेक्ट का एक मेन मैट तो मिलेगा ही, उसके साथ एक वर्कबुक मिलेगा। वो वर्कबुक पता है क्या है? स्कैनर है हर सब्जेक्ट का। आज तक हर सब्जेक्ट का आज तक आईसीएसआई ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो चैप्टर वाइज मैंने सेग्रीगेट करके स्कैनर बना दिया है, तो उसको वर्कबुक बोलते हैं। और आईसीएसआई के मैट के पीछे भी जो क्वेश्चन है वो भी मैंने सॉल्व करके चैप्टर वाइज डाल रखा है वर्कबुक के अंदर। तो स्कैनर एंड आईसीएसआई मैट के पीछे जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने वर्कबुक बना करके डाल रखा है। कुछ सब्जेक्ट के वर्कबुक आपको जो हार्ड कॉपी बुक की है वो हार्ड कॉपी तो मिलेगा ही, और भले ही आपने हार्ड कॉपी बुक किया है, आपको 2 सब्जेक्ट का जो है ना वर्कबुक सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है। वो सब वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो उसका चिंता नहीं करना। आई रिपीट, जिन लोग हार्ड कॉपी बुक किया है, टोटल मिला करके वेबसाइट पे देख लेना,
अच्छा खासा जो है नंबर ऑफ मैथ्स है। खाली 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो हार्ड कॉपी वाले बच्चों को भी उसका वर्कबुक सॉफ्ट कॉपी के मोड में जाएगा, ठीक है ना, वो ध्यान रखना, वेबसाइट पे सब लिखा हुआ है, कुछ छुपाया हुआ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 9 का 9 सब्जेक्ट। अब एक साथ आप, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बेटर क्या रहता है, तीनों मॉड्यूल साथ में देना। जो तीनों मॉड्यूल साथ में दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि उनको एक दिन में, जो तीनों मॉड्यूल साथ में दे रहे हैं, उनको एक दिन में कम से कम 4 क्लास करना है बेटा, तब जाकर के आपका 600 क्लास कंप्लीट होगा। आप समझ रहे हैं ना, आपका 600 से ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस है, मोर देन 600 क्लासेस, 600-700 क्लास है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि 6 महीना में आप सिलेबस कंप्लीट करें, तो आप समझ लो 6 महीना 6 months into 30 days, you have 180 days, 180 days, जिसमें से ऑब्वियस सा बात है आप लगातार कोई महीना 30 दिन नहीं पढ़ सकते, ठीक है, बीमार पड़ेंगे, फिर संडे आएगा, फिर घूमने उमने का कमिटमेंट रहेगा, तो 150 दिन पकड़ लो। 150 दिन में अगर आप एक दिन में 4 क्लास करेंगे, तब जाकर के आपका 600 क्लास का टारगेट पूरा होगा, और हम बता रहे हैं 600 से ज्यादा क्लासेस, लगभग लगभग 700 क्लासेस आर देयर। तो बेटा इसीलिए आपको 4 क्लास तो पकड़ करके चलना है, चाहे जो हो जाए। आपको एक दिन में कितना क्लास देखना है, आंसर इज एक दिन में 4 क्लास देखना है। जिन लोग तीनों मॉड्यूल साथ में दे रहे हैं मैं उनका बात कर रहा हूं, और जिन लोग 2 मॉड्यूल दे रहे हैं, 1 मॉड्यूल दे रहे हैं, प्रपोर्शनेट कर लेना यार, प्रपोर्शनेट कर लेना। जो 2 मॉड्यूल दे रहे हैं और वो 1 क्लास कम देख लेना, 3 देख लेना, जो 1 मॉड्यूल दे रहा है वो और 1 क्लास कम देख लेना, 2-2 क्लास करके देख लेना। क्लियर है सर, मैं 3 मॉड्यूल के हिसाब से लिखवा रहा हूं, ठीक है, और बाद बाकी 2 मॉड्यूल और 1 मॉड्यूल वाले अपने आप एडजस्ट करते चलना। तो स्ट्रेटेजी आपका क्या रहना चाहिए कि आपको तीनों मॉड्यूल साथ में देना है। डू 4 क्लासेस पढ़े, पिकअप 2 to 3 सब्जेक्ट एट अ टाइम। खाली एक सब्जेक्ट चलाने से नहीं चलेगा, आपको 2 से 3 सब्जेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर उठाना पड़ेगा। वो 3 सब्जेक्ट क्या उठाना है मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। जैसे अभी हम लोग जो लाइव एट होम बैच चालू करने वाले हैं, वो फंडिंग का चालू करने वाले हैं। और मेरा आजकल क्या स्ट्रेटेजी रहता है, देखो, लाइव एट होम में कभी भी 6 महीना के अंदर 9 का 9 पेपर पढ़ाना असंभव है। तो अगर तुम ये सोच करके बैठे हो कि हम लोग 6 महीना के अंदर तुम्हारा 9 का 9 पेपर लाइव एट होम पढ़ा देंगे, तो मैंने जितना भी वीडियो बनाया सीएस प्रोफेशनल का, उसमें मैंने साफ बोला है कि लाइव एट होम और जो मेरा लेटेस्ट फुल्ली अमेंडेड रिकॉर्डिंग है, कुछ सब्जेक्ट का लेटेस्ट फुल्ली अपडेटेड रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और जिनका लाइव एट होम है वो मिक्स करके आपको जो है करना पड़ेगा। मतलब कुछ सब्जेक्ट लाइव एट होम रहेगा और कुछ सब्जेक्ट का आपको लेटेस्ट अवेलेबल जो रिकॉर्डिंग है वो आपको साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि 700 क्लास 6 महीना में करवाना इम्पॉसिबल है। और मेरा अब अप्रोच क्या हो गया है, कोरोना के बाद से हमले सबने अपना जो टीचिंग का कवरेज है ना वो 100 गुना बढ़ा दिया है। आईसीएसए मैट का चप्पा चप्पा हम लोग कवर कराते हैं, ताकि कोई बच्चा, मतलब कोई बच्चा चाह करके ऐसा नहीं हो कि वो रैंक से छूट जाए। अगर वो चाहेगा तो वो रैंक लेकर के आएगा। तो इतना हाई कवरेज तभी पॉसिबल है जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पर एक सब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस करें। जैसे अभी मैं जब फंडिंग स्टार्ट करूंगा ना, मैं पेपर नंबर 7 कॉर्पोरेट फंडिंग जब अभी स्टार्ट करूंगा, कॉर्पोरेट फंडिंग में मेरे अप्रोक्सीमेटली 60-70 लेक्चर रहेंगे, डेली रहा करेगा, डेली। तो अभी 2.5 महीना, नेक्स्ट 2.5 months मेरा टारगेट रहेगा कि कॉर्पोरेट फंडिंग में खाली पढ़ाऊं। लेकिन आप स्टूडेंट है, आप मेरे साथ लाइव एट होम में कॉर्पोरेट फंडिंग पढ़ेंगे, साथ ही साथ मेरा अभी हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट बैच कंप्लीट हुआ था वो ड्राफ्टिंग का हुआ था, वो ड्राफ्टिंग भी आप साथ साथ रिकॉर्डेड वर्जन में कवर करें, पूरा इसी से मैथ से पढ़ाया हुआ, पूरा नोट्स लिखवाया हुआ। साथ ही साथ आप मॉड्यूल 2 से भी एक पेपर उठा लेंगे। कौन सा पेपर उठाना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। मॉड्यूल 2 से आप पेपर उठा लेंगे, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4 सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो मॉड्यूल 1 से आप उठा लीजिए पेपर नंबर 3 जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, पेपर नंबर 4 लेटेस्ट रिकॉर्डेड मेरा बैच अवेलेबल है, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 आप अपने स्पीड से घर में करिए, और मेरे साथ लाइव एट होम आप पेपर नंबर 7 डेली लाइव एट होम करिए। इससे क्या होगा, आपका लाइव का लाइव
भी हो जा रहा है, डिसिप्लिन भी मेंटेन हो जा रहा है। मेरे से जो भी डाउट रहेगा आपको पेपर 3 और 4 में, वो भी आप तुरंत तुरंत सॉल्व कर सकेंगे। हालांकि डाउट रहेगा नहीं, इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। और आपका सेल्फ जो टाइम है वो भी यूज हो जा रहा है, क्योंकि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको एक बार में अवेलेबल करवा दिया जा रहा है। और आपको कितना क्लास करना है? 4 क्लास। और वो 4 क्लास कैसे करना है? पेपर 7 का तो 1 क्लास रहेगा डेली, आप पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 का मिला करके 3 क्लास एक दिन। कभी पेपर नंबर 3 का 2 क्लास कर लिया, पेपर 4 का 1 कर लिया, कभी पेपर 4 का 2 क्लास कर लिया, पेपर नंबर 3 का 1 क्लास कर लिया। इस तरीके से पेपर 3 और 4 का मिला करके एक दिन में 3 क्लास, और पेपर 7 का 1 क्लास, टोटल 4 क्लास आपको करना है। 2.5 महीना में आपका पेपर 3, 4, 7 तीनों कंप्लीट हो जाएगा, 2.5 मंथ्स में। फिर नेक्स्ट 2.5 मंथ्स में मैं उठाऊंगा पेपर नंबर 5। नेक्स्ट 2.5 मंथ्स में मैं उठाऊंगा पेपर नंबर 5 लाइव एट होम, पेपर नंबर 5 लाइव एट होम। और पेपर नंबर 5 जो लाइव एट होम होगा, उसके साथ आप उठा लीजिएगा पेपर नंबर 1, जो ऑलरेडी मेरा फुल्ली रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, पूरा इसी से मॉड्यूल पढ़ाया हुआ, एक भी पन्ना नहीं छोड़ा हुआ, जीआरएमसी का। और फिर मॉड्यूल 3 का पेपर नंबर 8 आप तब तक करने लायक हो जाएंगे, क्योंकि आपका मेन पेपर हो चुका है। तो मॉड्यूल 3 का पेपर नंबर 8 लाइव एट होम होगा। तो मतलब नेक्स्ट 2.5 मंथ्स में आपका 2 पेपर लाइव एट होम चल रहा होगा, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 8, और एक आपका सेल्फ स्टडी चल रहा होगा, पेपर नंबर 1 वाला। फिर नेक्स्ट 2.5 मंथ्स में आप अपना रिमेनिंग जो पेपर बाकी है, आरसीडी और इलेक्टिव और टैक्स उठा। तो इस तरीके से मोटा मोटी आप देखेंगे आपका 6-7 महीना में जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने इसको पेश करने वाले हैं। चलो लिख लो ये वाला बात। सर जिन लोग खाली 2 ही मॉड्यूल दे रहे हैं, जिन लोग खाली 1 ही मॉड्यूल दे रहे हैं, तो यार जिन लोग खाली 2 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल दे रहा है, तो भाई 3-3 क्लास करके कर लो, 2-2 क्लास करके कर लो। सर कौन सा पेपर उठाए बताइए ना। अरे 2 सब्जेक्ट उठाना है, अगर तुम 1 ही मॉड्यूल दे रहा है, मान लो तुम खाली मॉड्यूल 2 ही दे रहा है, अगर तुम मॉड्यूल 2 ही दे रहा है, तो भाई 2 सब्जेक्ट तुमको कौन सा उठाना चाहिए? अभी पेपर नंबर 4 उठा लेना चाहिए, पेपर नंबर 6 उठा लेना चाहिए, और 2.5 महीना बाद तो पेपर नंबर 5 लाइव एट होम पढ़ाऊंगा, तो मेरे साथ पेपर नंबर 5 कर लेना। क्लियर है सर? तो पिकअप 2 to 3 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। ठीक है, सर दिसंबर वालों के लिए फंडिंग हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और सर जो नेक्स्ट ईयर जून या दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए तो मैंने पूरा ही बता दिया। चाहे नेक्स्ट ईयर तुम जून में दो या दिसंबर में दो, तुम्हारा मेरे साथ लाइव क्या क्या हो रहा है, तुम्हारा मेरे साथ लाइव हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट ईयर जून और दिसंबर वाले बच्चे अगर लाइव कर रहे हैं, तुम्हारा मेरे साथ लाइव हो जाएगा बेटा। फंडिंग वाला पेपर, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 9, तीनों पेपर मॉड्यूल 3 का लाइव एट होम हो जाएगा। पेपर नंबर 5 भी लाइव एट होम हो जाएगा। ठीक है, एंड पेपर नंबर 2 भी, जिन लोग नेक्स्ट ईयर दिसंबर में देंगे, पेपर नंबर 2 भी लाइव एट होम हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली उनका 5 पेपर, 9 में से 5 से 6 पेपर लाइव एट होम हो जाएगा। चलिए लिखना चालू कर दीजिए जनाब, आपका स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए? फर्स्ट 2.5 मंथ्स, फर्स्ट 2.5 मंथ्स आपको उठाना चाहिए ये 3 पेपर। ये सब स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा। कल से तो खाली अपने पढ़ने वाले हैं। आप फंडिंग उठा लो, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पेपर का, फंडिंग उठा लो मेरे साथ लाइव। इसके साथ आप मॉड्यूल 1 का बेटा ड्राफ्टिंग का पेपर उठा लो, बड़ा मस्त मजा आएगा आपको ड्राफ्टिंग का पेपर में, जो मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच कंप्लीट हो रखा है, अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। फिर आप एक पेपर उठा लो मॉड्यूल 2 से, एसएससी एमडीडी, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, फुल्ली अमेंडेड एंड रिकॉर्डेड, पूरा आईसीएसआई मॉड्यूल कवर है, कुछ छोड़ा हुआ नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2.5 मंथ्स में आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। और एक दिन में कितना क्लास करना है मैंने बता दिया, 4 क्लास। तो 2.5 महीना में आप ये 3 पेपर उठाओ। फिर बेटा नेक्स्ट 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स आप उठा लो बेटा सीआरआई, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी, एमसीएस, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी वाला। और क्योंकि सीआरआई उठाए हो, तो इंसॉल्वेंसी वाला इलेक्टिव वाला जो पेपर है ना, इंसॉल्वेंसी, वो भी हो जाएगा। अब देखो ये एमसीएस और इंसॉल्वेंसी ना कंपैरेटिवली छोटा पेपर है, तो इसके साथ ही आप अपना टैक्स का भी प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। नेक्स्ट 2 मंथ्स में थोड़ा थोड़ा जो है ना वो टैक्स भी चालू कर दो।
तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका सीआरआई कंप्लीट हो जाएगा, एमसीएस इंसॉल्वेंसी कंप्लीट हो जाएगा, टैक्स चालू कर दो। नेक्स्ट 2.5 मंथ्स, तो 6 से 7 महीना आपको पूरा प्रिपरेशन करने में लगेगा, 7 मंथ्स। नेक्स्ट 2.5 मंथ्स आप टैक्स के ऊपर ज्यादा बल दोगे। एक आपका मॉड्यूल 1 का जो पेपर है जीआरएमसी, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एथिक्स, वो आप करोगे, ठीक है। और एक आरसीडी वाला पेपर जो है वो करोगे, राइट। इस तरीके से आपको अपना सिलेबस जो है वो पेश करना है। इस तरीके से आपको अपना सिलेबस पेश करना है। टैक्स में लाइव और रिकॉर्डिंग मिक्स रहेगा, ब्लेंडेड। जीआरएमसी भी आपका ब्लेंडेड रहेगा, आरसीडी भी आपका ब्लेंडेड रहेगा। जो अमेंडमेंट्स वाले पोर्शन रहेंगे वो लाइव, बाद बाकी ऑलरेडी आईसीसी मैट का पूरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट है। तो इस तरीके से आप 9 में से आप देख रहे हैं कि 3, 4, 5, लगभग 9 में से 5 पेपर आपका लाइव हो जाएगा और 3 से 4 पेपर आपका रिकॉर्डेड रहेगा, राइट। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है दोस्तों आपके लिए, आप इसी को जो है ना फॉलो करो। सर हम तो 2 मॉड्यूल दे रहे हैं, हाँ तो जैसे मैंने आपको बताया 2 मॉड्यूल अगर दे रहे हो तो कौन सा देना चाहिए, मॉड्यूल 2 और 3, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आप मॉड्यूल 1 और 2 भी दोगे तो भी आप क्लियर कर जाओगे, कोई टेंशन का बात नहीं। आई होप बहुत सारा चीज आपको क्लियर हुआ है। एक दिन में चाहे जो हो जाए बेटा, 4 ट्यूशन का टारगेट रखना। शुरुआत में हो सकता है तुमको थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन का कमी महसूस हो, बट क्योंकि मैं आपके साथ डेली लाइफ जुड़ा हुआ रहूंगा, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन का कमी आएगा नहीं, ठीक है। डेली तो अपने लाइफ मिल ही रहे हैं। अच्छा, अपना टाइमिंग क्या रहेगा सुन लो। अपना टाइमिंग जो है ना 7 PM रहेगा। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था ऑफिस गोअर्स का, सर आप 6 बजे रख रहे हैं, सर 6 का 7 ही कर दो सर। सर क्या फर्क पड़ेगा सर, हम ऑफिस से आ जाएंगे, आराम से क्लास कर सकेंगे। जैसे अभी देखो राज कृष्णा पेड़ों के नीचे जो है क्लास कर रहा है चलते चलते। तो भाई 7 बजे से हम लोग का क्लास रहा करेगा डेली फंडिंग का। क्लास ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 1 hour 45 minute रहेगा डेली। हर क्लास का जो ड्यूरेशन रहेगा अप्रोक्स 1 hour 45 minutes रहा करेगा, ठीक है। पूरा आईसीएस मैट से पढ़ेंगे। सर हमें तो आईसीएस मैट मिला ही नहीं है, आपको दरकार भी नहीं है आईसीएस मैट का। मैं आपको इंस्टीट्यूट का मैट खोल करके पढ़ाऊंगा ताकि कोई बच्चों को ये डर नहीं लगे ये छूट गया वो छूट गया, और फिर पूरा कॉपी नोट्स बनाऊंगा, आपको खाली कॉपी नोट्स पढ़ करके एग्जाम में बैठ जाना है, गारंटी। तो डेली अपने 7 बजे मिलेंगे, मंडे टू सैटरडे क्लास रहा करेगा, संडे आपका ऑफ रहेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए, और एक दिन में आपको 4 ट्यूशन करना है, ठीक है। पूरा मैंने आपको प्रोग्राम बता दिया। फंडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग और एसएससीएमडीडी आपको ऑलरेडी गूगल ड्राइव आप देखेंगे, या अगर आपने मोबाइल ऐप में लिया है क्लासेस तो मोबाइल ऐप में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मेरी टीम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है। तो कल से मिलेंगे दोस्तों, और सुन लो, कल 7 बजे मिलेंगे फंडिंग लाइव के लिए। एक बच्चा बोले सर अगर हमारा कोई लाइव एट होम वाला क्लास मिस हो गया तो, अरे ये कोई पूछने का बात है, 24 घंटा के अंदर बैकअप आता है। विद इन 24 आवर्स आपको उसका जो है वो बैकअप मिल जाता है, विद इन 24 आवर्स आपको उसका बैकअप मिल जाता है। अनलिमिटेड व्यूज है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है। क्लियर ना, बिल्कुल सागर, इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, जबरदस्त। चलिए, तो ये था आपका ओरिएंटेशन क्लास, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या लेक्चर देखना है, ठीक है, कितने लाइव एट होंगे, कितने रिकॉर्डेड रहेंगे, आपको एक दिन में कितना क्लास करना। आई होप बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर है। ये ओरिएंटेशन क्लास में यूट्यूब पर भी अगर आप बोलेंगे तो डाल देंगे, ठीक है, ताकि किसी बच्चा को अगर कोई डाउट रहे तो वो वहां से देख सके। हालांकि आपके तो रिकॉर्डिंग्स में आ ही जाएगा ये वाला। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कल से अपने जो है ना एकदम आग लगाने वाले, बेटा आग लगाने वाले हैं, जबरदस्त रूप से पढ़ेंगे। और आपका देखो तीनों मॉड्यूल जो है ना आप साथ में, तो आपका रैंक जो है वो निश्चित है। तो कल अपने फंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं 7 PM लाइव। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड बाय बाय, and you are surely going to become a company secretary, that too with all India rank.